नमस्कार साथियों। कल हमने चर्चा की थी भूगोल की शुरुआत की थी हमने और बताया था कि भारत की स्थिति क्या है, भारत के पड़ोसी देश क्या हैं और थोड़ा बहुत चर्चा हुई थी कि विभिन्न जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, हाफ डिग्री है, 23.5 डिग्री है कर्क रेखा और ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सब किसको डिवाइड करता है, इसका एक हमने ओवरव्यू देखा था। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, भारत के भूगोल को ही। भारत का भूगोल आज हम पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में आगे हम चर्चा करेंगे। तो भारत के भूगोल में जो बेसिक बातें हैं, जब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, तो हमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए, कुछ शब्दों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो लगातार आते रहेंगे। कभी आपसे पूछा जाएगा कार्बोनिफेरस क्या है, कभी पूछा जाएगा टर्सरी युग, कभी चट्टानों के बारे में। तो ये थोड़ा बहुत जो शब्द हैं, ये थोड़ा बहुत अगर आप एक बार इसकी से आपकी जान पहचान हो जाएगी तो बहुत आप अपने आप को ईजी फील करेंगे और बहुत लगेगा नहीं कि कहाँ से ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा और इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, ये ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वी का वैज्ञानिक कालमाप क्रम है, इसको आप यहाँ देखिए। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे और चीज़ों को जानेंगे, कोयला कब आया कब नहीं आया, कब और चीज़ों का, उद्योगों का विकास कहाँ हुआ, तो ये सब एक बार हम वहाँ पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर बेसिक चीज़ जान लेते हैं। आप जानते हैं ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से बताया जाता है। बिग बैंग थ्योरी ही सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक मानते हैं। ये 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और 4.5 अरब वर्ष पहले लगभग पृथ्वी हमारे अस्तित्व में आई। अब 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई तो सूर्य से ही पृथ्वी बनी है, ऐसा माना जाता है। तो 5 अरब वर्ष पहले सूर्य था। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लिए, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आंसर वगैरह लिखने होते हैं तो ये छोटे छोटे फैक्ट बड़े काम आते हैं। यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर जो पता है कि सबसे पहले जो महासागर आए अस्तित्व में। अब जब महासागर आए तो महासागर में भी जीवों का पहले सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई और पहले महासागर में रीढ़ विहीन होते हैं, फिर रीढ़ वाले जंतुओं का विकास होता है। इस प्रकार से जीवों का एक विकास क्रम है, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत उससे चर्चा करेंगे, जीवाश्म से रिलेटेड चीज़ें, कि चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो उस अस्तित्व में यहाँ इसका उपयोग है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जब जीवों के विकास के क्रम को आधार बनाएंगे तो जो भौगोलिक इतिहास है, भौगोलिक जो घटनाक्रम है, हम उसको 4 भागों में बांटते हैं। जैसे आप एक किसी चीज़ को अगर आपको लिखना है तो आप उसको लिखने के लिए कुछ उसके हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे आप कोई पॉइंट लिखना चाहते हैं तो पहले उसको कर देंगे का, फिर उसका सब पॉइंट लिख देंगे छोटा ए, फिर इसमें सब पॉइंट लिख देंगे रोमन का 1, और फिर ऐसे ही आगे और डैश वैश करके लिख देते हैं। तो ऐसे ही कालाक्रमण यहाँ बांटा गया है। तो पहले जो सबसे बड़े एरा हैं उसको ईयान में बांटा गया है, ईयान को एरा में बांटा गया है जिसको महाकल्प कहते हैं, एरा को पीरियड में बांटा गया है जिसको कल्प कहते हैं, और उसके बाद इपोज को बांटा गया है। इपोज सबसे छोटा भौगोलिक इकाई है, युग, जो वर्तमान में हम जो जी रहे हैं। आप इस पर हम आगे चर्चा को बढ़ाएं तो ईओन को 2 सबसे बड़े हिस्सों में बांटा गया है। ईओन जो सबसे बड़ा हिस्सा, उसे ये माना जाता है कि एक हिस्सा जिसमें जीवन नहीं था और एक हिस्सा जिसमें जीवन था। तो ईओन को जब हम बांटेंगे तो ईओन 2 हिस्सों में बटेगा। इसको एजोइक बोलेंगे
और एक को बोलेंगे फेनेरोजोइक। तो ये कौन है? एजोइक वो वाला हिस्सा है जिसमें ये माना जाता है कि किसी प्रकार का जीवन नहीं है, और फेनोजोइक वो वाला हिस्सा जिसमें ये माना जाएगा कि जीवन की शुरुआत लगभग लगभग होने वाली है और शुरुआत हो चुकी है। तो इसी आधार पर ये दो हिस्से हैं। अब एजोइक हमारे लिए केवल जीवाश्म के आधार पर ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, फेनोजोइक ज़्यादा अध्ययन का विषय है, इसी से सवाल ज़्यादा बनते हैं। आगे देखते हैं, फेनोजोइक को भी फिर विभिन्न भागों में बांटा गया है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ अलग से। तो मैंने बता दिया, तो इयोन को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक ये फेनोजोइक और एक एजोइक। एजोइक मैंने आपको बता दिया जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, कोई जीवन के लक्षण नहीं है, तो ये हिस्सा हमारा वहीं समाप्त हो जाता है। फेनोजोइक, फेनोजोइक को फिर बांटा गया है कई हिस्सों में एरा में, तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, ये तीन बड़े हिस्से हैं एरा में। फिर एरा को भी डिवाइड किया गया है विभिन्न पीरियड्स में, जिसको कल्प बोलते हैं। तो यहाँ कल्प में इसको बांटा गया कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन, डेवोडियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ बेसिक बातें याद कर ली, इस पर बहुत ज़्यादा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे जो मोटे मोटे सवाल बनते हैं वही बस आपको एक बार देख लेने हैं। जैसे मैंने लिख भी दिया साइड से, जैसे ओर्डोवियन युग है, इसमें मछलियाँ आ गई थी, तो ये याद रखना है, ओर्डोवियन में मछलियाँ आ गई थी। सिल्यूरियन कल्प में स्थल पर पौधों के रूप में जीवन आ गया था, स्थल पर कब आया? सिल्यूरियन पे आ गया। 2 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने लायक है। और परमियन युग मतलब ये वाला, इसमें उभयचर आ चुके थे, उभयचर का विकास हो गया था। तो 3 पॉइंट ये आपको याद रखने चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं विकल्प में। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से मेसोजोइक एरा जो है, इसको भी कई ट्राइएसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, तो जुरेसिक काल मतलब जुरेसिक पार्क आपने मूवी देखी होगी डायनासोर से संबंधित, तो यहाँ पे डायनासोर से संबंधित चीज़ें हैं जुरेसिक कल्प में। और क्रिटेशियस युग में डायनासोर का अंत हो जाता है। देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं, जुरेसिक में बहुत सारे डायनासोर थे, जब खत्म हो रहे हैं तो क्रिटेशियस युग आ जाता है। इसके बाद जो तीसरा जो है वो सेनोजोइक है। सेनोजोइक को 2 भागों में बांटा गया है, टर्सरी और क्वाटरनी। आपने सुना होगा टर्सरी युग की चट्टानें, चतुर्थ युग की चट्टानें। तो टर्सरी युग की जो चट्टान है उसमें जो उसके अन्य हिस्से हैं, इपोच, ये इपोच यहाँ के क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें हिमालय का विकास हुआ है, ये भारत से संबंधित है, इसलिए यहाँ पूछा जा सकता है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, हिमालय के विकास के समय है ये। इसमें ट्रांस हिमालय बना, फिर इसमें बृहद हिमालय शुरुआत हो गई थी, बृहद हिमालय कंप्लीट हो गया, मध्य हिमालय कंप्लीट हो गया, फिर प्लायोसीन तक सह्याद्री हमारा जो शिवालिक श्रेणी है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हिमालय का विकास का टर्सरी युग की चट्टानें कहलाती हैं हिमालय की, ये आपको याद रखनी है। क्वाटरनरी युग में जब चट्टानें बन गई थी तो अब उनका जो अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, तो उससे चतुर्थ जो समय है तो उसमें चट्टानों का निर्माण हो, जैसे मैदान वगैरह हैं, मैदान है, नदी के जो डेल्टा वाले भाग हैं, ये सब, तो ये इसमें आते हैं। फोर्थ कल्प था जो हमारा क्वाटरनरी। अब आगे अब आप ये चीज़ समझिए कि अब जब मैदान आने लगे तो निश्चित तौर पर जीवन भी बहुत अच्छे से चलने वाला होगा, क्योंकि खेती होने लगी, कुछ खाने पीने को मिलने लगेगा, तो धीरे धीरे बसावट भी आपको दिखाई देगी। इसके पहले भी आदि मानव, फिर मानव का विकास कैसे हुआ विभिन्न युगों में, वो भी कई चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। बस आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट ये आपको याद रखने हैं आप, क्योंकि इससे हमारे आंसर्स निकलते हैं। आगे चलते हैं, तो अब चालू करते हैं भारत में चट्टानों का वर्गीकरण। भारत में जो चट्टानें हैं वो पुरानी चट्टान से लेकर नवीनतम चट्टानें दोनों पाई जाती हैं। यहाँ पर आर्कियन युग से लेकर जो चतुर्थ श्रेणी की जो चट्टानें हैं वहाँ तक, तृतीय चतुर्थ श्रेणी तक चट्टानें पाई जाती हैं, चतुर्थ कल्प तक, नवीनतम चट्टानों तक। तो सबसे पहली जो चट्टान है उसको हमको पढ़ना है, वो आर्कियन युग की चट्टान है। इसको आर्कियन युग का नाम क्यों पड़ा?
आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। सबसे पहले जब ज्वालामुखी फटे थे, पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी बहुत गर्म थी, तो उसके ठंडे होने के पश्चात जो प्रथम चट्टानें बनी वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, नीज है, शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। ये बुंदेलखंड में जैसे नीज पाई जाती है, बंगाल में नेस पाई जाती है। ये जो चट्टानें महान हिमालय की गर्भ की रीढ़ के समान है। ये पॉइंट आप ज़रा देख लीजिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। हिमालय के गर्भ में रीढ़ के समान कौन सी चट्टानें कहलाती हैं? तो आर्कियन युग की चट्टानें कहलाती हैं। यही सवाल पूछा जा सकता है। अब चूंकि जो चट्टानें आई उसमें समय समय पर रूपांतरण भी हुआ होगा, मौसम का प्रभाव पड़ा होगा, वातावरण का प्रभाव पड़ा होगा, तो उसमें रूपांतरण आया, तो फिर आगे की चट्टानें इन्हीं से बनी। इसमें एक चीज़ जो और समझने लायक है, क्योंकि जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय कोई जीवाश्म तो थे नहीं, ना कोई जीवन था, तो इसमें जीवाश्म पाया भी नहीं जाएगा। तो ये जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, जीवाश्म का अभाव है इसमें। अब आगे चलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें आप समझ रहे होंगे, जो मैंने अभी आपसे कहा कि आर्कियन युग की जो चट्टानें थी उसी में जब रूपांतरण हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई गई। कर्नाटक में धारवाड़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, धारवाड़ शिमोगा जिलों में, इसलिए इसको धारवाड़ चट्टानें बोलते हैं। और चूँकि आग्नेय चट्टानें शुरुआत में बनी थी, जो समय के साथ रूपांतरण होता गया, तो ये माना गया कि जैसे ये चट्टान है, ये आपकी चट्टान है, ऊपर से नीचे, ये ऊपरी लेयर है, ये निचली तरफ जा रहा है। तो पहले जो आग्नेय चट्टानें हैं वो बनी होंगी, फिर उसमें टूटन फूटन हुई होगी, रूपांतरण हुआ होगा, तो ऊपर जो चट्टानें रह गई तो ये रूपांतरित चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें। ज़्यादातर आग्नेय चट्टानें ज़मीन के अंदर ही रहे, तो इतनी अंदर खुदाई करके बहुत खनिज निकाले नहीं जा सकते, इसलिए आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वो बहुत खनिज दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो उसमें खनिज अगर हम निकालेंगे तो बहुत आर्थिक रूप से वायबल नहीं है हमारे लिए, इसलिए उनका बहुत उपयोग नहीं रह जाता। लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वो बहुत काम की हैं। अब इस पे हम देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज आपको मिलेंगे, और इसमें लेकिन आप देखिए सीधा आर्कियन से बनी, तो अभी इसमें जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म आपको मिलेगा विंध्यन क्रम की चट्टानों से, जब वलित पर्वत वगैरह इसमें आ रहे होते हैं, समुद्र से पर्वतों का उत्थान हो रहा होता है, तब आपको जीवाश्म मिलेंगे। लेकिन उसके पहले जीवाश्म रहित चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक अरावली में भी ये धारवाड़ चट्टान दिखाई देती है, संगमरमर वाली। आपने देखा होगा गुजरात से अहमदाबाद तक जो है अरावली का विस्तार है। जो मैं आपसे खनिज की बात कर रहा था, क्यों धारवाड़ चट्टानें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें आप देखें तो प्रमुख धातु खनिज जैसे सोना, लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। यहाँ हो सकता है भी आपको बहुत लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको एक ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि विभिन्न उद्योगों का जो विकास हुआ है ये खनिजों के आधार पर ही हुआ है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो और खनिज अधिकतम कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों से निकलते हैं, हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं। तो अगर चट्टानों का एक क्रम हमें पता होगा तो एक अंदाज़ा हमको लग जाएगा कि कहाँ पर उद्योगों का विकास उस संबंध में हो रहा होगा। आगे चलते हैं, कोडप्पा क्रम की चट्टानें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी जीवाश्म रहित हैं, एक बात। दूसरा, इसमें आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं। और तीसरा, ये पत्थर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर और संगमरमर, एस्बेस्टर, अग्निरोधक के रूप में एस्बेस्टर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ चट्टानें पाई जाती है, कोडप्पा क्रम की चट्टानें। ये प्रमुख बातें याद रखने वाली हैं। इसके बाद आ जाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में। विंध्यन क्रम की चट्टानों में मैंने आपको बताया था, विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म के थोड़े थोड़े साक्ष्य मिलते हैं। छोटे छोटे शैवाल आ गए थे, छोटे छोटे जीव उस समय हो सकता है हो गए हों, क्योंकि जब छोटे छोटे शैवाल आ गए तो उन पर जीव भी रहते होंगे छोटे, तो सूक्ष्म जीवों के अवशेष इसमें मिलते हैं, तो इसलिए जीवाश्म हमें मिलने लगे हैं यहाँ पर। विंध्यन क्रम की चट्टानों का आप जानते होंगे, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी आदि बहुत फेमस है। लाल बलुआ पत्थर तो आपने सुना होगा, चुनार वगैरह का। तो ये सब विंध्य क्रम की चट्टानों में ही हैं। और ये चट्टानें जो हैं ये बिहार के
बिहार से लेकर सासाराम तक विस्तृत है। तो बिहार से लेकर सासाराम तक, इसमें कुछ आप समझ लीजिए, इसमें गुजरात है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यूपी है। ये विंध्यक्रम की चट्टानें राज्यों से गुजरती है। आपको थोड़ा सा विंध्याचल पर्वत कहाँ कहाँ से जाता है, ये थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। विंध्याचल पर्वत कहाँ से गुजरता है, विंध्यक्रम की चट्टानें। थोड़ा सा उस काल में जो विकास क्रम हुआ ये उससे संबंधित है। विंध्याचल पर्वत और विंध्यक्रम की चट्टानें, ये उसी कालक्रम की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे विंध्याचल पर्वत बन रहा था और विंध्यक्रम की चट्टानों का हमारा विकास हो रहा था। आगे चलते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसके पहले तो आप केवल कुछ मुख्य बातें याद रखेंगे, जीवाश्म मिला नहीं मिला, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कोयला हमारा मिलता है। 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया जीवाश्म आ गए थे, फिर क्रिटेशियस कार्बोनिफेरस युग में कुछ प्रलय आई, और प्रलय आने के बाद बहुत सारे जो हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब दब गए ज़मीन में, उनमें दबाव पड़ा और फिर वो कोयला बन गए, कोई पेट्रोलियम बन गए। तो ये उसी संबंध में है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस तरफ बहुत खनिज मिलता है, कोयला मिलता है। बड़े बड़े जो इस्पात है उद्योग हैं वो इस रेंज में झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में क्यों है? वो इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ कोयला बहुत अधिक मात्रा में है, ईंधन का स्रोत है, और शेष खनिज भी यहाँ मिलते हैं। आगे चलते हैं, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप इधर की बात कर रहे हैं। ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बहुत विस्तृत है। इसमें मेसोजोइक युग के अंतकाल में प्रायद्वीपीय भारत में दरारी ज्वालामुखी से उद्भेदन हुआ। तो आपको इसमें कुछ मिलाकर एक बात याद करनी है, मोटी मोटी, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह है कि ये ट्रैप है, सीढ़ीदार संरचना। मतलब एक बार ज्वालामुखी फटा, उसका जो लावा हो गया, फिर दोबारा ज्वालामुखी उस पर विस्फोट हुआ तो हो गया, वो मान लीजिए यहाँ तक सूख गया, फिर यहाँ गया, यहाँ। तो एक तरीके की सीढ़ी रुमा, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर होगी। तो डेक्कन ट्रैप जो है ना वो सीढ़ीदार संरचना की तरह है, पहली बात। दूसरी, ये काली है, तो कपास के लिए बहुत फेमस है। इसको रेगुन मृदा भी कहते हैं क्योंकि छोटे छोटे दानों में टूट जाती है। और ये गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि कुछ भागों में पाई जाती है। आगे चलते हैं, तृतीय क्रम की चट्टानें। ये पूरी क्रम की चट्टानें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट भारत के लिए इस संबंध में है कि हमारे जो हिमालय का विकास हुआ वो तृतीय क्रम की चट्टानों में ही हुआ था, है ना। तो अगर कोई पूछ ले आपको कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो आप समझ सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं भी है, ये बस पता है कि इस दिन इसमें हिमालय पर्वत का विकास हुआ। तो हिमालय पर्वत जिन जिन राज्यों में पाया जाता है, जहाँ से जहाँ पाया जाता है, वो आप एक आंसर टिक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट टाइप की चीज़ हो गई। इसमें तृतीय काल का भी कोयला पाया जाता है। पूरा कोयला तो गोंडवाना क्रम में नहीं मिलेगा, कुछ बाद में भी बना होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा कोयला नहीं है, निम्न स्तर का है। अब आ जाते हैं चतुर्थ क्रम की चट्टानों के बारे में। चतुर्थ क्रम की चट्टानें कुछ नहीं है। जब तृतीय क्रम की चट्टानें बन गई तो उन्हीं का अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, तो मृदा का विकास हुआ, और मृदा मैदान बने, मैदानी भाग बने, और नवीन जलोढ़ मृदा का विकास हुआ। तो इस टाइप की चीज़ें हुई, मैदान का, डेल्टा का, नवीन जलोढ़ मृदा का, इन सब चीज़ों का विकास हुआ। तो ये चतुर्थ क्रम की चट्टानों में आता है। तो इसको हम कब मानते हैं? इसको प्लीस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। तो बांगर का मतलब होता है ऐसी जलोढ़ मृदा, बांगर, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच सकता, वो बांगर कहलाता है। और जो जहाँ पानी पहुँच सकता है वो खादर कहलाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन शब्दों को याद रखेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन हल करने में आसानी होती है। आगे चलते हैं, एक जो बेसिक मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये सवाल पूछा जा सकता है, ये नोट के रूप में आप लिख सकते हैं। करेबा क्या होता है? तो प्लीस्टोसीन काल में कश्मीर घाटी में, मैंने आपको काल बताया ढेर,
बात की, उस पर चर्चा की। एक झील थी जिसे करेवा के नाम से जाना जाता था, नदियों द्वारा इसमें निरंतर निक्षेपण हो गया। आगे चल के ये जो झील है वो वहाँ पे मैदान बन गया, तो ये मैदान में परिवर्तित हो गया। तो ये मैदान जो पूरा बना हुआ है ये करेवा ही कहलाता है, करेवा के नाम से फेमस है ये। उसी प्रकार से राजस्थान और थार के मरुस्थल जो हैं वो आप जानते हैं कि जब प्लीस्टोसीन काल में इसमें निक्षेप मिलते हैं समुद्री जल के, समुद्री जीवों के। वो क्यों हैं? यहाँ का आप जानते हैं जो मृदा है वो थोड़ा खारी भी है, खारापन है उसमें। उसके पीछे कारण ये है कि समुद्र यहाँ पे कभी रहा होगा, वो बैग चला गया। तो ये कुछ आपको मैंने जो बेसिक बेसिक बातें बताई कि कौन सी चट्टान कहाँ मिलती है, किस क्रम में जीवाश्म पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि आगे जब हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे तो इसी का दोबारा से जिक्र किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ 2 4 5 चीज़ें हैं, वो आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप कुछ जो इससे 1-2 सवाल बनते हैं या अन्य सवालों में इनका इस्तेमाल किया जाता है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, आगे जो मुख्य अब हम चल रहे हैं वास्तव में भारत के भूगोल को पढ़ने के लिए, यहाँ से ही ये चालू होता है। तो इसको हम विस्तार से देखेंगे आगे। भारत के प्राकृतिक भूगोल हमारा अगला टॉपिक यही रहेगा, इसी से हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग अपनी तैयारी चालू रखते हैं, छोटी छोटी बातें बताते हैं। अगर कोई डाउट होता है आपको तो पूछ सकते हैं।